हेलो बच्चों। पिछली क्लास के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि जो जेनेटिक्स चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, ठीक है। उसके अलग अलग उसके बारे में पूरा डिटेल से हमने जान लिया। अब जो आगे बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेंडल के लॉज के बारे में। जो पूरा ये जेनेटिक चैप्टर है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो कौन है, उसके ये 3 लॉ, ठीक है। इसी के बारे में, इसी को समझने के लिए हमने इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, इसके अलग अलग रूल्स वगैरह सब पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से इनहेरिटेंस के 3 रूल्स दिए, मतलब ऐसे कौन से उसने वो टेस्ट किए थे जिसके थ्रू उसको ये पता चला था कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रहे होते हैं, ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो उनका जो फर्स्ट उन्होंने जो लॉ लिया था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो सेकंड लॉ है उसको बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब जो भी उसके अंदर गैमेट्स या एलिल्स प्रेजेंट है उनमें कितनी प्योरिटी है, वो कौन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। उसके बाद में थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है कि यहाँ पे इस तरीके से मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को किस तरीके से, एक दूसरे से किस तरीके से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से किस तरीके से अलग अलग है रखते हैं, एक दूसरे से मिक्सिंग नहीं करते हैं। वो ये तीसरा है। सबसे पहले डोमिनेंस का है कि कौन अपने आप को ज़्यादा डोमिनेटिंग शो करता है। यहाँ पर दूसरा किसका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी का। और तीसरा कौन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। उसके बाद में हम पहले लॉ के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। बाकी के 2 लॉज को हम अभी रब कर देते हैं, आगे बात करेंगे इनकी। आज जो है मैं आपको इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ कि इसमें क्या किस तरीके का जीनोटाइप आता है और इनके जीनोटाइप्स क्या होते हैं। आप इनके नोट्स भी कॉपी में कॉपी करते जाना। आई होप कि आप लोग कर ही रहे हो, कॉपी नोट्स इनके बना रहे हो प्रॉपर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है इसमें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर मैं पहले एक बार बात कर चुकी हूँ कि व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हम किसी वन कैरेक्टर को लेकर के उसका क्रॉस करवाते हैं, यानी किसी एक कैरेक्टर को लेकर के उसका क्रॉस करवाया जाता है, वो क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके अंदर जो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें होता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है, डोमिनेंस का मतलब होता है जो डोमिनेंट कर सकता है, मतलब इसके नाम में ही इसका क्या रखा हुआ है, मतलब छुपा हुआ है। यानी जिसका डोमिनेटिंग नेचर होता है वही कौन है, डोमिनेंस है। मतलब ऐसा कैरेक्टर जो इसके अंदर हमें डोमिनेंट रूप से दिखेगा, मतलब जो F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट होगा वही कौन होगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर। तो जो 7 कैरेक्टर्स थे उसमें से इस रूल के अंदर, इस लॉ के अंदर जो मेंडल ने जो कैरेक्टर यूज किया वो था टॉलनेस वाला, यानी हाइट वाला था, जिसमें टॉलनेस और ड्वार्फनेस प्रेजेंट थी। तो हाइट वाले कैरेक्टर को जब हम लेकर के उसके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी वही क्या है, इसका रिजल्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी है ना, क्रॉस टेक्स प्लेस इन बिटवीन द होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग। होमोजाइगस हो गए, ठीक है। होमोजाइगस ये ना, होमोजाइगस जिनमें सेम कैरेक्टर प्रेजेंट है, और हेटेरोजाइगस जैसे कि एफएनपीडी निकल के आई थी, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस। होमोजाइगस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन जनरेटिंग इज कॉल्ड homozygous contrasting plants the character which expresses itself in FN generation। मतलब वही नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं बता देती हूँ कि ये होमोजाइगस हम कैरेक्टर्स को ले लेंगे, इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। जो F1 जनरेशन के अंदर जो हेटेरोजाइगस एल्स निकल के आएंगे वही क्या होगी, इसकी F1 जनरेशन होगी। तो उसके अंदर जो जनरेटिंग, अभी मैं इसको करके बता देती हूँ। अब इसको क्रॉस करने का क्या तरीका है प्लीज़ वो सीख लेना अभी एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले 2 कैरेक्टर हमने ले लिए जो कि एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये टॉलनेस को डिफाइन कर रहा है, यहाँ पर ये शॉर्टनेस को डिफाइन कर रहा है। तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं कि होमोजाइगस टॉल हो जाएगा ये तो, ठीक है, और ये होमोजाइगस डॉर्फ हो जाएगा। फिर हम इनका क्रॉस करवा सकते हैं। पहले हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर हम इसको भी इसी तरीके से इनके एल्स बना लेंगे सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स के, ठीक है। पेयर से उनको सिंगल सिंगल कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस करवा देंगे, यानी इस तरीके से हो जाएगा। और ये मिलकर के क्या बन जाएगा, एक टी कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी। ऐसे ही इसके वाले को इससे क्रॉस करवा सकते हैं, जैसे इससे करवा दिया तो क्या बन गया ये, ऐसे इसको इससे करवा दिया तो क्या बन गया, टी और टी। ऐसे ये अब इसका एक से ही हुआ है, दोनों से करवाना है, तो जैसे मैंने बोल दिया कि चलो इसके इससे भी हमने इसका क्रॉस करवा दिया तो क्या हो जाएगा, ये टी और टी।
तो तुम यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये क्या है, ये सारे क्या हैं, ये सारे किसको बता रहे हैं, F1 जनरेशन को। किसको बता रहे हैं, F1 जनरेशन को। इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ कि F1 जनरेशन क्या होती है। जब हम दो होमोजाइगस कैरेक्टर्स को लेकर के उनके बीच में क्रॉस सेक्शन यानी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, उनके रिजल्टेंट जो F जनरेशन निकल के आती है, उनका रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो कौन होता है, F1 जनरेशन होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप्स बोलते हैं। ये टॉलनेस के क्या है, जीनोटाइप है ये दोनों, ठीक है। अब इनका हम रेशियो निकालना है, तो हम इनके कैरेक्टर्स को देख करके इनका रेशियो निकालते हैं। एक बार और मैं तुमको थोड़े अलग तरीके से बता देती हूँ कैसे क्रॉस हुआ है। आधे से ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आता क्या होता है ये, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ। हमने एक कैरेक्टर लिया है हाइट वाला, ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर है डोमिनेटिंग कैरेक्टर है टॉलनेस वाला, और एक कौन सा है यहाँ पर, एक ड्वार्फनेस वाला है। टी और टी ले लिया है मैंने, दोनों को सबसे पहले डिवाइड कर लिया है, ठीक है, ये टी और ये टी, इधर से इन दोनों को डिवाइड कर लिया है। अब मैं क्या कर देती हूँ, तुम्हारे लिए इजी करने के लिए इनको नंबर दे देती हूँ। मैंने इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, ठीक है। अब मैंने बोल दिया इसका 1, ठीक है, और इसका ये वाला 1, फिर इसका ये 2 और इसका ये 2, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले का पहला किससे, दूसरे के पहले से क्या कर सकते हैं। चलो मान लो इसको ए और बी कर लो, तुम्हारी कंफ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक है। ए का फर्स्ट और बी किसके साथ हो जाएगा, बी के फर्स्ट के साथ में, ऐसे डिवाइड कर देती हूँ ए और बी। यानी ए का फर्स्ट मैंने ले लिया ये, और इसको हम किससे क्रॉस करवा रहे हैं, इससे, तो मैंने बोल दिया ए का फर्स्ट और बी का भी फर्स्ट। तो हमारा रिजल्ट जो निकल के आएगा इन दोनों को जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या निकल के आएगा, फर्स्ट और फर्स्ट का टी और टी, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मैं लूँगी, जो ए है उसका सेकेंड मैंने ले लिया, और जो बी है उसका मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया, और इनका मैंने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो मैं इन दोनों को कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, टी और टी, ठीक है। थर्ड मैंने क्या ले लिया, बी का क्या ले लिया, फिर उसके बाद में इसका फर्स्ट ले लिया, और बी का क्या ले लिया, सेकंड ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको कैसे क्रॉस करवा सकती हूँ, कुछ इस तरीके से हम इसको क्रॉस करवा सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, टी और टी, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड फोर्थ बच गया है, कौन बच गया है, ये और किसका क्रॉस नहीं हुआ है, इन दोनों का हो चुका है, इन दोनों का हो चुका है, इन दोनों को ये सेकंड और सेकंड का करवा दिया हमने, किसका, सेकंड, यानी ए का भी सेकंड ले लिया, बी का भी सेकंड ले लिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्रॉस करवाने के बाद में हम क्या निकालते हैं, ये क्या आ गई हमारे पास में, F1 जनरेशन, क्या आ गई है, F1 जनरेशन। तो जो ये जो टेबल बनाई है इसको थोड़ा सा ढंग से सीख ही लेना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कौन से का क्रॉस किससे करवाना है। तो मैंने बोल दिया कि जो ये वाला है, मान लिए ये ए है और ये दूसरा वाला क्या है, बी है। हमने इसको डिवाइड कर लिया 1 और 2 के अंदर। तो जो ए का फर्स्ट है उसको बी के फर्स्ट से क्रॉस करवा दिया पहले, तो फिर दूसरी बार जो बी ए का सेकेंड है उसको बी के फर्स्ट से करवा दिया। फिर क्या कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट है बी के सेकेंड से करवा दिया, या फिर ए के सेकेंड को बी के सेकेंड से क्रॉस करवा दिया। मतलब टोटल 4 टाइम्स इनका क्रॉस सेक्शन होगा, और हमको क्या 25% क्या मिला है यहाँ पर, ये मिल रहा है, ठीक है। ये 25% ही हमें ये मिल रहा है, 25% ही हमें ये मिल रहा है, 25% ही हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये टोटल 100% हो गया। और क्या ये सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है। अब मैं इस टेबल को मिटा देती हूँ, तुम लोग इसको कॉपी करके सीखने की कोशिश करना, 2-3 बारी प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, ज़्यादा टफ ये है नहीं। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 100% क्या हो गए कैरेक्टर, टी और टी। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, टी और टी का क्या मतलब है, तो ये पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। क्या है ये, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। तो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है तो क्या है कि अपना डोमिनेटिंग इफेक्ट यानी अपना प्रभावी गुण ज़्यादा दिखाएगा, जिसकी वजह से हम जब बाहर से यानी फिनोटाइपिक तरीके से हम जब देखते हैं तो जितने भी प्लांट होंगे हमें सारे कैसे नजर आएंगे, लंबे नजर आएंगे, बड़े नजर आएंगे, ठीक है। यानी फिनोटाइपिक तरीके से जितने भी, मतलब फिनोटाइप से हम देखेंगे तो जितने भी प्लांट है सारे क्या हैं, टॉल है, ठीक है, टॉल प्लांट। बट अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप देखेंगे, अब जीनोटाइप क्या है यहाँ पर, ये इनके क्या है, जीनोटाइप्स है। अब जीनोटाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस को बताता है, और जो स्मॉल टी है वो डॉर्फनेस को बता रहा है। तो कैपिटल टी और ये टी कौन है, इनके जीनोटाइप हैं, क्या हो गए इनके जीनोटाइप।
तो इन जीनोटाइप को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या डॉर्फनेस का कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर टॉलनेस का कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, बट फिनोटाइपिक तरीके से मतलब प्लांट की लेंथ ही देखोगे और उसके लक्षण ही देखोगे तो हमें उससे ऐसा पता नहीं चलता है कि उसमें डॉर्फनेस का कैरेक्टर भी प्रेजेंट है, बट जीनोटाइप से हमें पता चल रहा है। तो इससे हम क्या डिसाइड करते हैं कि ये लंबा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये जो टी आया है ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड होता है एफएन जनरेशन के अंदर जो टी है वो क्या है, एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और ये क्या है, एक रिसेसिव कैरेक्टर है, मतलब अप्रभावी कैरेक्टर है। मतलब इसके जो गुण है वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं पौधे के अंदर, इसके नीचे उसके गुण दब जाते हैं। बट जब जीनोटाइपिक देखते हैं तो हमें इसके भी कुछ भी लक्षण देखने को, कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो ये हम जब इसको फिनोटाइपिक बात करेंगे तो जितने भी प्लांट है सारे क्या होंगे, टॉल होंगे यानी लॉन्ग होंगे, और जैसे ही हम इसको जीनोटाइपिक तरीके से देखेंगे तो हम इसको बोल देंगे अशुद्ध लंबे बोल देंगे इनको। हम जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे होंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या होते हैं 100% टॉल प्लांट्स प्रेजेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर 100% क्या मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर टॉल प्लांट्स मिले हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर F1 जनरेशन का क्या हो गया, लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस का लॉ हो गया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि ये इसमें इसका कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। तो डोमिनेटिंग का ही लॉ क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये कौन हो गया यहाँ पर, इसीलिए हम इसको कौन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। इनको बोलने का जो मेन रीजन है उसके लॉ ऑफ डोमिनेंस से निकल करके आता है कि क्यों ये रिसेसिव था और क्यों ये डोमिनेटिंग था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो ये वाली जनरेशन होती है उसको बोलते हैं पी जनरेशन यानी पेरेंट जनरेशन, इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ये होती है पेरेंट्स जनरेशन। ठीक है, उसके बाद में ये कौन बन जाएंगे, यहाँ पर ये गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, जीन्स को तोड़ने के बाद में कौन बनते हैं, गैमेट्स बन जाएंगे, और बाद में ये कौन निकल के आ जाएगी, अपनी F1 जनरेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा, मुझे नहीं लगता है कि इन सब में कोई प्रॉब्लम है। आगे जो हम बात करने वाले हैं कि मेंडल के दूसरे 2 और 3 लॉ के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम को एंजॉय करते रहिए और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।